और अब भारत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज बड़ा दिन है। भारत चीन के रिश्तों से जुड़ी आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रशिया में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है। यह मुलाकात पिछले 4 सालों से दोनों देशों के बीच चल रही तल्खी के खत्म होने के लिए बेहद अहम है और इस नाते भी अहम है कि एलएसी को लेकर दोनों के बीच हाल ही में समझौता हुआ है। यह समझौता एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेना एलएसी पर पीछे हटेंगी, इसके लिए दोनों देश तैयार हैं। यह समझौता दोनों की मुलाकात से 2 दिन पहले हुआ। देखिए, आज द्विपक्षीय वार्ता होगी और 2 दिन पहले एलएसी को लेकर यह समझौता होता है। यह अपने आप में बड़ी बात है। दोनों ब्रिक्स समिट के लिए रशिया में मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए जो सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीच में आपको व्लादिमीर पुतिन और फिर शी जिनपिंग भी तस्वीर में नजर आ जाएंगे। 5 साल बाद 2019 में आखिरी बार तमिलनाडु के महाबलीपुरम उस शहर में एक बड़ी अच्छी मुलाकात दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच देखने को मिली थी और अब लगभग 5 सालों बाद ये मुलाकात, वो भी तब जब एलएसी पर तनाव जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। और अब ये बैठक आगे कहां लेकर जाती है, दोनों देशों की मेल मुलाकात को, इन रिश्तों को और कितना प्रगाढ़ बना पाती है, किन मुद्दों पर बात होती है, इन तमाम चीजों पर नजर रहने वाली है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधा उनका रुख करती हूं। संजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले बड़ा सवाल ये, क्या अपेक्षाएं संजीव इस बड़ी मुलाकात से हम पालें 2 दिन पहले, क्योंकि एलएसी को लेकर के दोनों देशों के बीच समझौता, और अब ये मुलाकात जब होने जा रही है तो आगे रिश्तों में कितनी प्रगाढ़ता इसके माध्यम से, और दूसरी चीज किन मुद्दों पर बातचीत संभव है इस मुलाकात के दौरान? आशा, जैसा कि आपने खुद बताया, ये मुलाकात दरअसल हो ही इसीलिए रही है क्योंकि जो कुछ अपेक्षाएं हमारी थी चीन से वो पूरी हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति, पूर्व में ऐसे कई मौके आए जब दोनों मिले, लेकिन इस तरह की जो स्ट्रक्चर्ड मुलाकात है वो नहीं हो पाई थी। जैसा कि आपने बताया भी, ममल्लापुरम 2019 जो कि चेन्नई के पास एक शहर में दोनों नेता मिले थे, उसके बाद से कोई भी स्ट्रक्चर्ड मुलाकात नहीं हुई थी। वैसे तो दोनों नेता 2022 में भी बाली में मिले थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी मुलाकात हुई थी। G20 या इस तरह की बैठकें, ब्रिक्स की बैठकों में मुलाकात होती रहती थी। लेकिन जो गलवान में हुआ था साल 2020 में, उसने रिश्तों में कुछ ऐसी खटास पैदा की थी कि वो संभव नहीं थी कि कोई स्ट्रक्चर्ड मुलाकात हो। और जो ममल्लापुरम में मुलाकात हुई थी 2019 में, उसके कुछ महीनों बाद ही गलवान की घटना घट गई थी। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि जब तक डिसएंगेजमेंट को लेकर के चीन के साथ कोई फॉर्मल समझौता नहीं हो जाता है, तब तक प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात नहीं हो सकती है उस तरह से जिस तरह से शायद वो चाहते थे। और इसी कारण से आज की जो मुलाकात है ये अपने आप में एक सफलता का भी द्योतक है, क्योंकि हमने जो बातें कही चीन को लगातार पिछले 4 सालों में, और 21 राउंड की बैठक जो सैन्य स्तर पर हुई, 31 राउंड की बैठक जो कि कूटनीतिक स्तर पर हुई, उन बातों में चीन को कन्विंस होना पड़ा कि दरअसल जो गलवान में हुआ था साल 2020 में, जून की जो घटना घटी थी जिसमें दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई थी, वो गलती चीन की थी और हमारे जो अधिकार हैं उन्हें उसे रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में जब मंडे को, सोमवार को, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की घोषणा की कि वो सहमति बन गई है, हमारे लिए उसके क्या मायने हैं? हमारे लिए मायने उसके ये हैं कि जो 2020 के पहले वाली स्थिति थी गलवान में, पूर्वी लद्दाख में, वो रिस्टोर हो जाएगी। यानी कि हमारे चरवाहे दूर तक जाकर के अपने मवेशियों को चरा पाएंगे। हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज जाती थी, जहां तक जाती थी, वो जा पाएंगी। खासतौर पर डेप्सांग और डेमचौक के इलाके में ये तमाम चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। और उसी का परिणाम है ये जो आपस में संबंधों को एक तरह से फिर से बहाल करने की बात है, वो हो रहा है। आज हम देख रहे हैं जब कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। अच्छा संजीव, एक और सवाल, उसके बाद मैं चाहूंगी हमारे साथ अमिताभ सिंह जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएनयू से। लेकिन उसके पहले एक और सवाल मेरा, ये सिर्फ संयोग है संजीव कि 2 दिन पहले एलएसी पर समझौता होता है और ये ब्रिक्स समिट थी, ब्रिक्स के 2 दिन पहले, ये वाकई संयोग है या फिर इसमें व्लादिमीर पुतिन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? देखिए, पर्दे पीछे इतनी चीजें होती हैं कूटनीति में
कि वो अमूमन सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन ये मीटिंग हो पाए इसके लिए पिछले 4 सालों से प्रयास चल रहे थे। हम आपको प्रेसिडेंट पुतिन की भूमिका के बारे में बताएं, उसके पहले ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से वांग यी जो कि विदेश मंत्री हैं चीन के, और एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री कई मौकों पर मिले और इस तरह की बैठक हो उस बारे में उनकी वार्ता हुई। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब की मुलाकात वहां के विदेश मंत्री से कई दफे हुई और तब जाकर इन प्रयासों का नतीजा है। और जैसा कि मैंने बताया, सैन्य स्तर और कूटनीतिक स्थिति पर करीब 50 मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद ये मुलाकात संभव हो पाया। अब बात होती है प्रेसिडेंट पुतिन की। देखिए, ब्रिक्स का जो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपने देखा होगा आशा कि इसमें पश्चिमी देश बिल्कुल नदारद है, इसमें खासतौर पर उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो उसमें भारत जो कि पश्चिमी देशों के साथ भी कंफर्टेबल है और यहाँ ब्रिक्स देशों के साथ भी कंफर्टेबल है। भारत ही एक ऐसा देश है और जाहिर है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो कि आज की तारीख में पश्चिमी देश उन्हें अलग थलग करना चाहते हैं और एक तरह से इस बैठक से साबित किया गया है रशिया के द्वारा कि वो अलग थलग नहीं है। देखिए, 20 देश जुड़े हैं, 32 देश ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि जो फ्रिक्शन पॉइंट है भारत और चीन के बीच उसे खत्म करें। और जाहिर है कि आज अगर कजान में यह बैठक हो रही है तो उसमें राष्ट्रपति पुतिन की भी अहम भूमिका रही है। अमिताभ